सोचिए, 13वीं सदी का भारत। लेकिन इस बार कहानी को एक इतिहासकार या किसी साधु की नज़रों से नहीं, बल्कि एक व्यापारी की नज़रों से देखते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी दिलचस्पी मंदिरों से कहीं ज्यादा बाजारों में है और जो धर्म ग्रंथों की जगह अपने बही खाते पढ़ता है। जी हां, आज हम बात करेंगे मार्को पोलो की, उस वेनिस के सौदागर की जिसने भारत को देखा और यूरोप को दिखाया और भारत की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल उठता है कि आखिर मार्को पोलो की नज़रों में ऐसा क्या खास था जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उसके लिखे हर शब्द पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उसकी डायरी, जानते हैं, सिर्फ एक सफरनामा नहीं बल्कि एक पहेली भी है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्को पोलो से पहले भारत कोई आया नहीं था। बिल्कुल आए थे। वेनसांग जैसे बौद्ध भिक्षु थे जो ज्ञान और धर्म ग्रंथों की खोज में हजारों मील चलकर आए। अल बिरूनी जैसे विद्वान थे जो यहाँ के विज्ञान और फिलॉसफी को समझने आए थे। इन सबका मकसद था ज्ञान, नॉलेज। लेकिन मार्को पोलो, वो एकदम अलग था। वो एक व्यापारी था, अ मर्चेंट। उसकी आंखों में चमक ज्ञान से नहीं बल्कि कीमती मसालों, शानदार रेशम और दमकते मोतियों को देखकर आती थी। उसका मकसद सीधा था, माल, मुनाफा और ट्रेड, बिजनेस के मौके। और बस यही एक चीज, यही नजरिया उसके सफरनामे को सबसे अलग और कमाल का बना देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मार्को पोलो, वेनिस का रहने वाला, कई साल चीन में मंगोल सम्राट कुबलई खान के दरबार में बिताने के बाद अब वो घर लौट रहा था। साल था करीब 1292 और उसका समुद्री जहाज उसे भारत ले आया, सीधा दक्षिण में कोरोमंडल तट पर। और यहां उसका सामना हुआ उस दौर के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक से, पांड्य साम्राज्य से। मार्को पोलो ने जो देखा उससे सचमुच उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने इस जगह को दौलत का समंदर कहा, एक ऐसी जमीन जहां मानो सोना चांदी पानी की तरह बहता हो। पोलो पांडे राजा के बारे में क्या लिखता है, सुनिए, कि वो इतना अमीर था कि उसके कपड़े सोने और कीमती पत्थरों से जड़े थे और उसके गले में जो मोतियों की माला थी वो इतनी लंबी थी कि जमीन को छूती थी। और एक और बात जिसने उसे हैरान कर दिया वो ये कि इस साम्राज्य पर कोई एक राजा नहीं बल्कि 5 भाई मिलकर हुकूमत करते थे। ये बात उस जमाने के यूरोप के लिए तो सोची भी नहीं जा सकती थी। तो इतनी बेहिसाब दौलत का राज क्या था? एक बहुत बड़ा राज था, मोती, पर्ल्स। मार्को पोलो ने मन्नार की खाड़ी की पर्ल इंडस्ट्री का बिल्कुल आंखों देखा हाल लिखा है। जरा सोच कर देखिए, गोताखोर अपनी सांस रोककर समंदर के खतरनाक गहराइयों में उतर रहे हैं सिर्फ एक कीमती मोती के लिए। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये हिम्मत, परंपरा और एक जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का सबूत था। सोचिए, राजा को हर मोती का 10वां हिस्सा टैक्स में मिलता था। मार्को पोलो की बातों से एक चीज तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। 13वीं सदी का दक्षिण भारत दुनिया से कटा हुआ कोई अलग थलग कोना नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो इंटरनेशनल ट्रेड का एक धड़कता हुआ दिल था, अ ग्लोबल हब। यहाँ के बंदरगाहों पर एक तरफ अरब से जहाज आ रहे थे तो दूसरी तरफ चीन से घोड़े और कीमती सामान से लदे जहाज आते और यहाँ से काली मिर्च, अदरक, बेशकीमती पत्थर और शानदार कपड़े भरकर वापस जाते। ये उस दौर का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था और भारत उसका सुपरस्टार था। एक व्यापारी तो वो था ही, लेकिन पोलो की नज़र सिर्फ बाजार पर नहीं टिकी थी। उसने यहाँ के समाज और रीति रिवाजों को भी बड़ी दिलचस्पी से देखा। हाँ, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बाहर वाले का नज़रिया था, और जाहिर है जब दो अलग अलग कल्चर मिलते हैं तो समझ के साथ साथ थोड़ी बहुत गलतफहमियां भी तो पैदा हो ही जाती हैं। उसने कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में लिखा जो उसके यूरोपियन रीडर्स के लिए बहुत शॉकिंग थीं, जैसे कि सती प्रथा, जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर ही अपनी जान दे देती थी, या फिर जाति व्यवस्था जो समाज को जन्म के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटती थी। उसने ये भी नोट किया कि गर्म मौसम की वजह से यहाँ के लोग बहुत कम कपड़े पहनते थे। अब ये तो एक सीधी साधी बात थी, लेकिन यूरोप में बैठे लोगों ने इसे शायद पिछड़ेपन की निशानी समझ लिया हो। तो सवाल ये है कि मार्को पोलो की इस यात्रा का आखिर असर क्या हुआ? देखिए, उसकी किताब द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो यूरोप में एक जबरदस्त बेस्ट सेलर बन गई और उसने लोगों के दिमाग में पूरब की और खास तौर पर भारत की एक ऐसी इमेज बना दी जो सदियों तक, सेंचुरीज तक कायम रही। लेकिन यहीं पर आकर इतिहास का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या मार्को पोलो ने जो कुछ भी लिखा वो सब सच था,
या फिर उसने अपनी कहानियों को और रोमांचक बनाने के लिए थोड़ा नमक मिर्च भी मिलाया था? इस सवाल पर इतिहासकार आज भी बटे हुए हैं। एक तरफ तो ये है कि उसके व्यापार, बंदरगाहों और मोतियों के बारे में जो डिटेल्स हैं वो दूसरे सबूतों से मैच करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कहानियां ऐसी हैं जो लगती हैं कि शायद किताब को ज्यादा बिकाऊ बनाने के लिए थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लिख दी गई हो। तो सच शायद कहीं बीच में ही है। इन सब के बावजूद मार्को पोलो की किताब की अहमियत जरा भी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण भारत का सबसे पहला और सबसे डिटेल्ड यूरोपियन अकाउंट था। इसी किताब ने यूरोप में सोने की चिड़िया वाली भारत की इमेज को एकदम पक्का कर दिया। और जानते हैं, इसी दौलत की कहानियों ने 200 साल बाद वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं को भारत का समुद्री रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, इतिहास वो लोग भी लिखते हैं जिनकी आंखों में दुनिया को देखने की एक जबरदस्त जिज्ञासा होती है, फिर चाहे वो एक विद्वान हो या फिर एक व्यापारी। तो एक व्यापारी की आंखों से यूरोप ने भारत का एक बिल्कुल नया चेहरा देखा। एक ऐसा देश जो सिर्फ आध्यात्म का नहीं बल्कि दौलत और व्यापार का एक पावर हाउस था। एक ऐसी जमीन जहां शक्तिशाली राजा थे, जिसके बंदरगाहों पर दुनिया भर के जहाज थे और जिसकी सांस्कृतिक परंपराएं गहरी भी थीं और अनोखी भी।